मॉलिक्यूल का चैप्टर नंबर 14 की सेकंड क्लास है और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो जो प्रोटीन है इसका जो प्रोटीन इस वर्ड की जो खोज है ये की गई थी ग्रीक भाषा में। इसको प्राइमरी या फिर प्राइमरी सोर्स कहते थे। ठीक है, तो इसको यहीं से जनरेट हुआ ये वर्ड प्रोटीन। ठीक है, प्राइम इम्पोर्टेंस भी बोलते थे, प्राइमरी बोलते थे। तो यहाँ से ये प्रोटीन वर्ड जनरेट हुआ जो बॉडी के फंक्शन के लिए एक मेजर सोर्स है। अच्छा, आपको तो पता ही है सेल और टिश्यू के जो बिल्डअप में प्रोटीन एक मेजर रोल जो है वो प्ले करता है। और एनसीईआरटी में अगर इसके बारे में देखा जाए तो प्रोटीन जो चीफ सोर्स है प्रोटीन का वो आपको मिलेगा मिल्क, चीज़, पल्स, पीनट्स, फिश, मीट एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये चीफ सोर्स है प्रोटीन का। और इसकी जो उत्पत्ति है ये ग्रीक भाषा में प्रोटीज यानी इसका जो मतलब है विच मीन प्राइमरी या फिर प्राइम इम्पोर्टेंस। और जितने भी प्रोटीन हैं वो सभी अल्फा अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। यानी ये बात बोलनी गलत नहीं होगी कि अगर ये जो छोटे छोटे सर्कल जो मैं बना रहा हूँ ये सारे सर्कल अमीनो एसिड हैं और ये जब कंबाइन होकर एक लॉन्ग चेन बनाते हैं तो हम बोलते हैं क्या बन गया, प्रोटीन। तो ये प्रोटीन बनते हैं और ये जो सर्कल आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे सर्कल ये क्या है, अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड ये इसके वर्ड में इसका आंसर है। देखो अमीनो का मतलब अमाइन ग्रुप, ये देखो अमाइन ग्रुप, और एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड का ये वाला ग्रुप। अगर ऐड हो जाए RCH के साथ तो इसे बोलते हैं अमीनो एसिड। अब ये अमीनो एसिड हमारी बॉडी में कितने होते हैं, 20 टाइप के होते हैं, 20 तरह के अमीनो एसिड होते हैं। देखो यहाँ से शुरू है ये 1 2 3 4 और उसके बाद ये टोटल हैं कितने, 20। इन 20 पे 10 होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड और बाकी 10 होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। जैसे कि ये स्टार जो दिख रहा है आपको, ये स्टार 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 सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड हैं। और बाकी जो 10 है जिन पर स्टार नहीं है ये है आपके नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। फर्क क्या है, फर्क ये है कि एसेंशियल अमीनो एसिड आपको बाहर से डाइट में लेने होते हैं। जैसे प्रोटीन के लिए आप नट्स वगैरह, पल्स वगैरह, मीट वगैरह, एग वगैरह आप खाते हो तो बाहर की जो आपकी डाइट है उससे आपको प्रोटीन मिलता है। और कितने तरह के प्रोटीन आप बाहर की डाइट से ले सकते हो, 10 तरह के अमीनो एसिड आप ले सकते हो बाहर की डाइट को खा के। लेकिन बाकी जो 10 तरह के हैं नॉन एसेंशियल वो आप बाहर से डाइट में ले ही नहीं सकते। ये आपकी बॉडी खुद क्या करती है, सिंथेसाइज करती है। तो हमारी बॉडी को अगर टाइम दिया जाए तो वो खुद ही प्रोटीन बनाती है, खुद ही कई डिजीज को वो क्योर करती है। अगर आप खाने की बात करो तो अगर आप प्रॉपर अमाउंट में सिर्फ सिर्फ एक हेल्दी डाइट लो, सिर्फ एक हेल्दी डाइट, ये नहीं कि आप ओवर ईटिंग कर रहे हो, एक हेल्दी डाइट प्लान अगर आप बनाओ तो आपकी बॉडी खुद आपके बॉडी के अंदर जितनी भी जो डिजीज है उनको क्योर करने के लिए वो खुद एक सेटअप बिल्डअप करती है। ठीक है, अगर आप ओवर ईटिंग करोगे तो आपकी बॉडी सिर्फ वही डाइजेस्ट करने में अपना टाइम स्पेंड करती रहेगी। ठीक है, वही डाइजेस्ट करने में, अब उसको बॉडी पर वर्क करने का टाइम मिलेगा ही नहीं। ठीक है, अगर आप कम या फिर एक हेल्दी डाइट लोगे, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा, तो डाइजेशन के बाद अब बॉडी जो है वो वर्क करती है। और जैसे कि मैंने बताया 10 एमिनो एसिड बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, खुद ही बनाती है, आप बाहर से डाइट से इसे ले ही नहीं सकते। ठीक है, तो इन सभी एमिनो एसिड में ग्लाइसिन, एलेनाइन, वेलाइन, ल्यूसीन, ये सारे जितने भी नाम हैं आपको सारे याद नहीं करने हैं। ग्लाइसिन जिसकी जो खोज है ये हुई थी स्वीट टेस्ट, यानी ग्रीक भाषा में ग्लाइकोज बोल को का मतलब होता है स्वीट, तो इसको स्वीट टेस्ट से ग्लाइसिन बना था। ट्रायोसिन जो है ये आपका चीज़, ये ग्रीक भाषा में ट्रायोस का मतलब होता है चीज़, तो इस ट्राइसिन की जो खोज है वो नाम की जो खोज है वो चीज़ से की गई थी। इसी तरीके से सारे लेटर हैं।
अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर एमिनो एसिड के पहले 3 लेटर जो हैं उनको कहते हैं सिंबल, ठीक है। और पहला जो लेटर है उसको बोलते हैं कोड, जैसे जी। अब मान लो आपको एक चेन बनानी है, तो आपको GAGLAV, तो ये जो आप देख रहे हो ये चेन में ये ग्लाइसिन है, ए का मतलब है एलेनाइन है, जी का मतलब है फिर से ग्लाइसिन है, एल का मतलब है ल्यूसीन है। तो ये इस तरीके से लंबी चेन अगर बनाता है तो अब आपका ये प्रोटीन बिल्डअप हो रहा है। पनीर के अंदर अलग चेन का एक पैटर्न होता है, ठीक है ना। एग के अंदर अलग पैटर्न होता है, और हर मिल्क के अंदर भी प्रोटीन होता है, उसके अलग अंदर अलग पैटर्न होगा। तो इस पैटर्न से ये बनते हैं। तो 20 एमिनो एसिड में से याद रखना 10 तो हमारी बॉडी खुद बनाती है और 10 हमें बाहर से डाइट में लेनी होती है। जब बीएससी में जाते हो, बीएससी को पढ़ते हो, तो वहाँ पर एक चैप्टर है, इसका नाम है प्रोटीन। और प्रोटीन के अंदर बताया गया है इंडिया में पल्स, पल्स यानी दालें, दीज आर द चीफ सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। और वहाँ चैप्टर में जो लिखा है फॉरेन राइटर ने, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसने कहा है इसे हम पुअर मैन प्रोटीन बोलते हैं, पुअर मैन प्रोटीन, ठीक है ना। यानी जो गरीब लोग होते हैं उनका प्रोटीन है। दो चीजें किसी भी इंसान को चाहिए ही चाहिए, एक प्रोटीन एक कार्बोहाइड्रेट। और इसीलिए दाल रोटी, दाल चावल, दाल जो है वो आपका प्रोटीन है, कार्ब जो है वो आपका क्या है, चावल जो है वो आपका क्या है, कार्ब है। तो ये तो चाहिए। तो उस फॉरेन राइटर ने दालों को कहा गरीब इंसानों का प्रोटीन। अब जो यूएस है या फिर अदर कंट्रीज है जो हाईली डेवलप्ड कंट्री है, वो क्या करते हैं, प्रोटीन के लिए इन दालों पर निर्भर नहीं रहते, ठीक है ना। हम लोग दालों पर निर्भर रहते हैं, बट वो नहीं रहते। वो क्या करते हैं, दालों को खिलाते हैं जानवरों को, और वो जानवरों को खाते हैं, ठीक है ना। जो दालें हैं ना उनको खिलाया जाता है जानवरों को, अलग अलग तरह के जानवर है जो भी है, और वो उन जानवरों को खाते हैं। इवन जो पिग्स वगैरह होते हैं उनकी डाइट भी अगर आप वहाँ देखोगे तो उनको वो भीगी हुई दालें खिलाते हैं और वो पिग्स को खाते हैं। तो इसीलिए उस राइटर ने इंडिया को कहा कि ये पुअर मैन प्रोटीन है, वहाँ के लोग इस दालों पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। और ये बात मैं खुद नहीं बोल रहा, मैं बीएससी में जो पढ़ा है वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, गूगल कर सकते हो आप इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड के बारे में चर्चा हुई, आपने पता कर लिया क्या होते हैं, और एसेंशियल भी आपने पता कर लिया, ये बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है। और अगर हम आगे चलें तो एक शॉर्ट नोट आता है ज्वीटराइन, ज्वीटराइन भी जो है हम आज की क्लास में करेंगे, बड़ा सिंपल है, बहुत आसान है। जैसे ये जो बॉन्ड है अगर यहाँ टूट जाए, क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइग्रेट होके कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ NH3 बन जाएगा। ये देखो NH3 पॉजिटिव, और यहाँ क्या आ गया, O नेगेटिव। तो ये आयन जो बनता है इसे कहते हैं ज्वीटर आयन। इस पे शॉर्ट नोट आता है, सब चीजें हम डिटेल में अभी स्टडी करने वाले हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। लिंकेज, जैसे कि मैंने बताया एलेनिन लिंक हो गया ग्लाइसिन, तो ये लिंक जो हुआ है वो किस बॉन्ड के साथ हुआ है, दिस बॉन्ड इज नोन एज, इसी बॉन्ड को बोलते हैं क्या, पेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो ये जो मॉलिक्यूल है आपका, ये आपका ग्लाइसिन है, ये एलेनाइन है, और अगर इन दोनों के बीच में अगर आप देखोगे तो H2 और O, रेड कलर से मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ ये पानी लिबरेट हो चुका है, निकल चुका है, और ये बॉन्ड लिंक हो चुका है। एंड द बॉन्ड यू नो वेरी वेल, CONH2 को बोलते हैं अमाइड। तो इस लिंकेज का नाम हो गया आपका पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और ये अमाइड लिंकेज भी बोलते हैं, हालांकि उन्होंने इसका नाम दिया नहीं, अमाइड लिंकेज भी यही होती है, ठीक है। और आगे चलते हैं। डाईपेप्टाइड किसे कहते हैं, बड़ा सिंपल, अगर दो एमिनो एसिड कंबाइन होते हैं, लाइक एलेनिन कंबाइन हो गया किसके साथ, ग्लाइसिन के साथ, तो ये क्या बन गया, ग्लाइसी एलेनाइन, ग्लाइसिल एलेनाइन, ठीक है। ये डाईपेप्टाइड यानी दो एमिनो एसिड हैं। सिमिलरली 3 एमिनो एसिड है, सिमिलरली 4 एमिनो एसिड, 5 एमिनो एसिड, 6 एमिनो एसिड, लेकिन उससे ज्यादा होते हैं अगर
एमिनो एसिड की संख्या 10 से ज़्यादा हो जाए तो इसे बोला जाता है पॉलीपेप्टाइड। ये आपका डेफिनेशन जो है वो आ चुकी है। अच्छा, और अगर ये 100 से ज़्यादा हो जाए, जो संख्या है ये किससे ज़्यादा हो जाए, 100 से ज़्यादा हो जाए, ए पॉलीपेप्टाइड विद मोर देन 100 एमिनो एसिड, तो इसको हम बोलते हैं, इसका जो मोलिकुलर मास है वो कितना हो गया, 10,000 यूनिफाइड। और 10,000 यूनिफाइड होने का सीधा मतलब है, इसे हम बोलेंगे अब प्रोटीन। तो प्रोटीन की डेफिनेशन बड़ा सिंपल है यार, मोर देन 100 एमिनो एसिड प्रोटीन, मोर देन 10 एमिनो एसिड, तो ये क्या होता है आपका पॉलीपेप्टाइड बोला जाता है। बड़ा सिंपल। अच्छा, इंसुलिन के बारे में सभी जानते होंगे, जिनको डायबिटीज है तो इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो शुगर को खाने के बाद डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उनकी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कम होती है। तो इंसुलिन का अगर स्ट्रक्चर आप देखोगे तो उसके अंदर 51 एमिनो एसिड जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 51 एमिनो एसिड। तो 51 एमिनो एसिड से मिलकर बनता है आपका इंसुलिन। और इसके बारे में, ये जो फाइब्रस प्रोटीन है, प्रोटीन को क्लासिफाई किया जाता है फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन, ये हम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। अब हम थोड़ा सा ओवरव्यू हमने ले लिया है, दिमाग में थोड़ी थोड़ी चीज़ें आ चुकी हैं। चलो, तो अब हम शुरू करते हैं थोड़ा डिटेल में, किसको, आपका ये चैप्टर क्या, प्रोटीन। तो सबसे पहले डेफिनेशन आपको पता लगी होगी, प्रोटीन को कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हम देखें तो प्रोटीन कैन बी क्लासिफाई इनटू दीज कैटेगरी। ये देखो, आप प्रोटीन को क्लासिफाई कर सकते हो इन कैटेगरी में। सबसे पहले एमिनो एसिड में अगर लिखूं, एमिनो एसिड कैन बी क्लासिफाई इनटू एसिडिक एमिनो एसिड, ठीक है, बेसिक एमिनो एसिड और न्यूट्रल एमिनो एसिड। न्यूट्रल एमिनो एसिड, ये तीन तरह से एमिनो एसिड को क्लासिफाई कर सकते हो। और भी हम अभी पूरी चर्चा करेंगे कि किस किस तरह से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फिलहाल ये हमारा एमिनो एसिड क्लासिफाई हो गया तीन तरह से। अब क्या होता है ये एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल एमिनो एसिड। जैसे कि मैंने बताया, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्फा एमिनो एसिड की अगर बात करें, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्फा एमिनो एसिड की अगर हम बात करें, तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ था, क्या, अल्फा अमीनो एसिड जो है वो आपका इस तरीके से होता है, एक अमाइन ग्रुप होना चाहिए, जैसे आर है, ये हो गया आपका सी एच, यहाँ हो गया आपका सी डबल ओ एच, यहाँ हो गया आपका NH2। तो ये जो जनरल फॉर्मूला है ये आपका क्या है, ये अल्फा अमीनो एसिड है। स्ट्रॉन्ग ग्रुप कौन सा है इन दोनों में से, नो डाउट सी डबल ओ एच। जो स्ट्रॉन्ग ग्रुप है वो जिस कार्बन पे अटैच है वो अल्फा कार्बन होता है। आर का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन चेन। अब कितने कार्बन है इसमें, 2 3 4 नहीं पता ना, इसीलिए इसको बोला गया है जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। और अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, कैसे, देखो, इसको चाहो तो इसी चीज को आप यहाँ ऐसे दिखा सकते थे, आर, एक कार्बन को ऐसे कर दो, एक कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो सी डब्ल्यू एच, NH2 और ये आपका हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये भी जनरल फॉर्मूला है किसका, अल्फा एमिनो एसिड का। ये जनरल फार्मूला है अल्फा अमीनो एसिड का। कई बार 1 मार्क में पूछ देते हैं कि जनरल फार्मूला लिख के दिखाओ अल्फा अमीनो एसिड के लिए, तो आप ये लिख सकते हो। आगे चलते हैं, स्टोरी को आगे ले चलते हैं। एमिनो एसिड कैन बी क्लासिफाई इनटू 3 टाइप। एक होता है एसिडिक एमिनो एसिड, जो भी मैंने ऊपर बताया, एसिडिक एमिनो एसिड। भाई एसिडिक एमिनो एसिड किसे कहते हैं, अगर एसिडिक ग्रुप COOH ज्यादा हो NH2 से, तो समझ लो ये जो अमीनो एसिड है कौन सा है, एसिडिक है। जैसे मैंने बताया ना 20 तरह के अमीनो एसिड होते हैं, तो किसी में COOH 4 होते हैं, किसी में NH2 5 होते हैं, 6 होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी अलग अलग हो सकते हैं और कार्बन की संख्या भी अलग अलग हो सकती है। तो सीधा सीधी सी बात है,
अगर COOH ग्रुप ज़्यादा है NH2 से तो इसे क्या कहते हैं, एसिडिक एमिनो एसिड। एमिनो एसिड विच कंटेन मोर नंबर ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप देन एमिनो ग्रुप आर कॉल्ड एसिडिक एमिनो एसिड। एग्जाम्पल आप एक एक जरूर याद करना इसके, ठीक है ना, मैं स्पेशल बोल रहा हूँ वही एग्जाम्पल जो है वो भूलना मत बिल्कुल भी, क्योंकि एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल बोलते हैं। तो यहाँ जो एग्जाम्पल है ऐसा वो है एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है, ये आपका एसिडिक एमिनो एसिड हो गया। अब बात आती है बेसिक एमिनो एसिड। अब बेसिक में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो COOH है ये कम होंगे और अब की बार NH2 जो ग्रुप है वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल की बात की जाती है वो है कौन सा, लाइसिन, लाइसिन, ठीक है, बेसिक एमिनो एसिड। अब इसमें क्या होता है, एमिनो एसिड विच कंटेन मोर नंबर ऑफ एमिनो ग्रुप, ये एमिनो ग्रुप ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, देन कार्बोक्साइल ग्रुप, इससे आर कॉल्ड ए बेसिक एमिनो एसिड। अब ऐसे ही अगर हम चर्चा करें तो ये आएगा न्यूट्रल एमिनो एसिड, न्यूट्रल एमिनो एसिड। यहाँ पर क्या होता है, COOH जो है वो बराबर होते हैं किसके, NH2 के, 2 2 3 3 1 1 इस तरीके से। तो ये न्यूट्रल एमिनो एसिड होते हैं। तो डेफिनेशन वही है, एमिनो एसिड विच कंटेन इक्वल नंबर ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप एंड एमिनो ग्रुप आर कॉल्ड क्या, न्यूट्रल एमिनो एसिड। फिर से वही एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल जो है यहाँ पे वो है प्रोलीन, प्रोलीन इसका एग्जाम्पल है। तो विद एग्जाम्पल आपको ये अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, ठीक है, और याद करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है एग्जाम्पल। अच्छा, अब बात आती है अगले फैक्टर की, एमिनो एसिड फर्दर क्लासिफाई इनटू 2 कैटेगरी। अगर एमिनो एसिड को फिर से क्लासिफाई किया जाए तो एमिनो एसिड फर्दर क्लासिफाई इनटू 2 कैटेगरी। नंबर 1 इज असेंशियल एमिनो एसिड, ठीक है, और नंबर 2 इज नॉन असेंशियल एमिनो एसिड, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। ये पहले से आपको पता है कितने होते हैं, 10 एमिनो एसिड असेंशियल होते हैं, 10 एमिनो एसिड आपके नॉन असेंशियल होते हैं। और असेंशियल को हम डाइट से लेते हैं, नॉन असेंशियल हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है। तो द एमिनो एसिड, बात करें हम असेंशियल एमिनो एसिड की, जरूरतमंद असेंशियल एमिनो एसिड की बात करें तो एमिनो एसिड विच कैन नॉट सिंथेसाइज बाय बॉडी एंड मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू द डाइट, आपको डाइट में लेने ही पड़ेंगे ये। फॉर एग्जाम्पल अगर कहा जाए 10 हैं ऐसे ऐसे एग्जाम्पल, लेकिन आप इनमें से एक आसान सा लिख सकते हो, वेलाइन, वेलाइन एक असेंशियल एमिनो एसिड है। और एक बात बताई जाती है, अगर आप हेल्दी डाइट को देखोगे, जो हम इंडियन बिल्कुल भी फोकस नहीं करते है कि हेल्दी डाइट होती क्या है, बस जो हमारे सामने है, क्योंकि हमारी बेसिक नीड आज भी बहुत सी जगह पे रोटी कपड़ा और मकान, बस इतनी ही है। शेल्टर चाहिए, फूड चाहिए और आपको क्लॉथ चाहिए, दैट्स इट, खत्म। तो जो हेल्दी डाइट है वो हमारी लाइफ में आ ही नहीं पाता, ठीक है ना। और अगर हेल्दी डाइट की बात की जाए तो हमें ना पूरे दिन में एटलीस्ट 1 फ्रूट खाना चाहिए, और वो भी सीजनल फ्रूट, यानी आप कोई भी फ्रूट उठाओगे और खा लोगे। इंटरनेट आपके पास है यार, नवंबर अभी चल रहा है, दिसंबर अभी चल रहा है, मान लो दिसंबर, तो दिसंबर लिख दो, दिसंबर फ्रूट इन इंडिया, तो आपको पूरी लिस्ट आपके सामने रख देगा कि दिसंबर में ये, दिसंबर के सीजनल फ्रूट ये होते हैं, आपको इनमें से कोई भी एक फ्रूट खाना चाहिए, ठीक है ना। जैसे जो अमरूद है वो एक ठंड में ही आपको मिलेगा, तो ये सीजन। अगर आप नॉन सीजनल फ्रूट खाओगे तो वो आपकी बॉडी उसके लिए बनी ही नहीं है। नेचर ने कुछ ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो एक्यूरेट अमाउंट में आपको तभी मिल पाएगी जब वो सीजन चल रहा होगा, वो तभी प्रोड्यूस कर पाओगे आप, ठीक है ना। खरीफ फसल, रबी फसल के बारे में आपने सुना होगा। अगर आप रबी की जगह खरीफ की फसल उगा दोगे तो वो फसल पूरी तरह से आपको जो आउटपुट है वो देगी नहीं, मतलब वो फसल उगेगी ही नहीं कुल मिला के। तो नेचर ने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इसे बनाया है। ये नहीं कि बहुत सारे फ्रूट खाओ, एक सिंगल फ्रूट, ठीक है। एक आपको वेजी बहुत ज़रूरी है, ये खाना चाहिए आपको, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल, क्योंकि कल हम विटामिन पढ़ रहे थे तो कितने
सेक्शन में आपने देखा होगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल आया था, मिल्क कितने सेक्शन में आया था, ठीक है ना। तो ये मिल्क जो है ये पूरे 24 आवर में एक टाइम आपके जीवन का, अपने आपके लाइफ का हिस्सा डेली होना ही चाहिए, ठीक है ना। और जब फ्रैक्चर हो जाता है, बोन फ्रैक्चर, तो बताते हैं मिल्क आपका मोस्टली रोल प्ले करता है उस बोन फ्रैक्चर को ठीक करने में। तो मिल्क तो यार आपने देखा विटामिन ए, विटामिन बी, सी में तो चलो नहीं है, लेकिन B2, B3, B6, B12 हर किसी में आपको ये मिला था। अच्छा, थर्ड आपको मैंने बताया प्रोटीन, प्रोटीन जो अभी चल रहा है। तो प्रोटीन कितना खाना चाहिए, एक एक्यूरेट अमाउंट होती है प्रोटीन की, आपको एनालाइज करना। जैसे मान लो आपका वजन 50 किलोग्राम है, ठीक है, 50 kg है, तो उतना ही ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए होता है पूरी डेली डाइट में, एक दिन के अंदर अंदर। हमें यही नहीं पता हम कितना ग्राम खा रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, और उसमें प्रोटीन है भी नहीं। कई तो ऐसे हैं जो डेली प्रोटीन खा ही नहीं पाते हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं कहूँ कि एक 100 ग्राम पनीर या फिर 50 ग्राम पनीर जो है आपको डेली डाइट में खाना चाहिए, या फिर दाल जो है आपको प्रोटीन की कमी पूरी करनी चाहिए बॉडी में, तो हम इतना ध्यान इसमें दे ही नहीं पाते, ठीक है। तो प्रोटीन हो गया, और लास्ट जो है जो लगभग सभी खाते होंगे, उसके बिना तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते, वो है कार्ब, ठीक है। तो कार्ब जो है ये लगभग लगभग सभी खाते होंगे, ठीक है, क्योंकि यही एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये मसल बिल्डअप करता है, ठीक है ना। और वेजी, मिल्क और फ्रूट, ये सेक्शन जो है जो हम पूरी तरह से नेगलेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये सेक्शन आपके डाइट में होना ही चाहिए, और ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका मेन जो मकसद है वो यही है, ठीक है। एक हेल्दी डाइट। आप देखोगे फॉरेनर जो होते हैं, जो इंडिया में आते हैं, वो मैकडी के पास, मैकडी में जाने के बाद भी एक पूरी नोट नोट करना, वो पूरी डिनर में एक वेजिटेबल प्लेट ऑर्डर करते हैं, उसमें अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स होती हैं, और वो उन्हें पता है वो कितनी ज़रूरत है हमारी बॉडी को उनकी, ठीक है। तो ज़्यादातर हम ध्यान देते हैं सिर्फ प्रोटीन और कार्ब पे, और जो नहीं देते ध्यान वो है वाइटमिन्स। ओके, नंबर टू है आपका नॉन असेंशियल। अब नॉन असेंशियल एमिनो एसिड वो होते हैं जो हमें हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है। एग्जाम्पल अगर देखा जाए इसका नॉन असेंशियल का, तो ये एलेनाइन। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, द एमिनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज बाय द बॉडी आर कॉल्ड नॉन असेंशियल एमिनो एसिड। बाहर से लेने की जरूरत है ही नहीं इनको, तो एग्जाम्पल है एलेनाइन। एलेनाइन, तो ये दो थे और इम्पोर्टेंट थे, एग्जाम में बोर्ड में आ चुके हैं ये, ठीक है। तो याद रखना एक हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट। अब आपने 12th तक यहाँ तक आ गए हो, तो इतना तो आप हमेशा याद रखना कि आपकी जो फिलहाल घर की कंडीशन कैसी भी हो, आने वाले टाइम में अब आपको ध्यान देना है अपनी जो आने वाली फैमिलीज़ हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, उन पे, कि हेल्दी डाइट कौन सी होती है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्वीट राइन, मैंने बताया था ये क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट ए शॉर्ट नोट, ये शॉर्ट नोट आता है किस पे, ज्वीट्राइन पे। और ज्वीट्राइन आपको कहाँ से मिलता है, एमिनो एसिड से मिलता है, ठीक है। कैसे भाई, बनाना बड़ा सिंपल है इसको। अभी मैंने अल्फा अमीनो एसिड बनाया, तो क्या था ये, RCH2COOH, इस तरीके से, ठीक है। और क्योंकि ये ऑप्शन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ बॉन्ड तुड़वाएगा, और ये आपका NH2 था, 2 इलेक्ट्रॉन थे। होता कुछ ये है कि यहाँ H पॉजिटिव माइग्रेट होके बेचारा भूखा है, और वो यहाँ आके आ जाता है इलेक्ट्रॉन को देखकर, इस तरीके से RCH2COO, ये O है आपका, तो O नेगेटिव, और ये H पॉजिटिव जो है वो कहाँ आ जाएगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास देकर यहाँ आ जाएगा, और ये ऐसा कैसा है, ठीक है। अब वो यहाँ आएगा तो इसको ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, नाइट्रोजन, ठीक है। तो H तो खुश हो गया, लेकिन नाइट्रोजन पे बेचारे पे खुद पे क्या चार्ज आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, ये असल में किस पे है, CH2C डबल बॉन्ड OH, जस्ट सॉरी फॉर द मिस्टेक, ओके।
ठीक है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ है O नेगेटिव, और ये यहाँ ऐड होने के बाद क्या हो गया आपका NH3 पॉजिटिव। ये पॉजिटिव साइन असल में नाइट्रोजन के ऊपर है। तो ये जो आयन बना है आपका, दिस इज कॉल्ड ज्वीटर आयन, इसी को बोलते हैं ज्वीटर आयन। अगेन अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1 2 3 4 CH। ओके ओके ओके, एक बार मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, इसको दोबारा से देखना एक बार ध्यान से। ज्वीटर आयन डायग्राम की प्रैक्टिस आप भी अच्छी तरह से कर लेना, बहुत खास है, बहुत ज़्यादा, मैं इसकी जितनी तारीफ कर लूँ कम है। ये है आपका इस तरीके से RCH, यहाँ आता है वो NH2, और ये होता है आपका C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, अब यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ अगर टूट जाए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे, तो क्या इसका फॉर्मेट बनेगा NH, ये हो गया आपका क्या C डबल बॉन्ड O, यहाँ हो गया आपका O नेगेटिव। ठीक है, और वो जो हाइड्रोजन है वो यहाँ आके NH2 पॉजिटिव बनाएगा। तो दिस इज कॉल्ड ज्वीटर आयन, ज्वीटर आयन। ये अब डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट है, पहले थोड़ी माइनर मिस्टेक थी इसकी। अब इस पे शॉर्ट नोट क्या लिखेंगे हम, इन एक्वा सॉल्यूशन द कार्बोक्साइल ग्रुप यानी COOH ग्रुप जो है कैन लूज ए प्रोटॉन, H पॉजिटिव लूज कर देगा, एंड एमिनो ग्रुप जो NH2 है विल एक्सेप्ट ए प्रोटॉन गिविंग राइज ए डाईपोलर आयन। ये दो पोलर बन गया, ये डाईपोल, जैसे का नाम है डाईपोलर आयन जो है वो बनेगा, उसे कहते हैं ज्वीटर आयन। तो ज्वीटर आयन पे शॉर्ट नोट एग्जाम में आता है, और ये खास है आपका, इम्पोर्टेंट है। और आगे चलते हैं हम, अब है हमारे पास एक और केस, ये है डिफाइन एमिनो एसिड। एमिनो एसिड की ही बात करें तो डिफाइन एमिनो एसिड को डिफाइन करो, क्या होता है एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर बहुत एमिनो ग्रुप भी होता है और कार्बोक्साइल ग्रुप भी होता है, ठीक है ना। इसे बोलते हैं एमिनो एसिड, और इसका जो अल्फा एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर है वो आपको बना देना है इस तरीके से। ये अल्फा एमिनो एसिड एग्जाम्पल के तौर पे इस तरीके से बना देना है। तो एमिनो एसिड क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग बोथ एमिनो ग्रुप एंड कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड एमिनो एसिड। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, एमिनो एसिड शो एम्फोटेरिक बिहेवियर व्हाई। एमिनो एसिड, क्वेश्चन है एमिनो एसिड शो एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक जो एसिडिक भी हो जो बेसिक, एम्फोटेरिक बिहेवियर डॉट वाई। तो आंसर है क्योंकि एमिनो एसिड के पास बहुत एसिडिक कार्बोक्साइल ग्रुप भी होता है और बेसिक एमिनो ग्रुप भी होता है इन द सेम मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब दे कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस, क्योंकि अगर एसिड आएगा रिएक्ट करने के लिए तो ये किसको आगे कर देगा, NH2 जो कि बेस है। अच्छा, अगर कोई बेस आएगा रिएक्ट करने के लिए तो ये किसको आगे कर देगा, कार्बोक्साइल ग्रुप को जो कि एक एसिड है। तो ये दोनों से रिएक्ट कर सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। कौन, एमिनो एसिड। और अगर हम आगे चले तो एक क्वेश्चन आता है, राइट ए शॉर्ट नोट, एक शॉर्ट नोट लिख के दिखाओ। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया सेक्शन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज या फिर अमाइड लिंकेज, ये तीनों इसी के ही नाम है, अमाइड लिंकेज। तो क्या होता है ये भाई, अगर दो एमिनो एसिड कंबाइन होते हैं तो कहते हैं डाईपेप्टाइड बन गया। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक ग्लाइसिन, इसका रियल फॉर्मूला क्या है, NH2CH2, ये रियल फार्मूला है इसका, C डबल बॉन्ड O, और ये है आपका OH। और दूसरा मैं ले रहा हूँ यहाँ पे कौन, एलानाइन। एलानाइन का रियल फार्मूला क्या है, NH2 को थोड़ा इस तरह से दिखा रहा हूँ मैं, CH, यहाँ भी CH3 है और ये है आपका C डबल OH।
तो अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो यहाँ पर ये OH और ये H क्या आपका लिबरेट हो गया, यहाँ ये लिबरेट हुआ क्या, H2O। ये H2O यहाँ से चला गया और जाने के बाद इस मॉलिक्यूल को आप ऐड करके देखो, ये देखो क्या बन गया, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये NH और ये है आपका CH3 C डबल OH और ये जो ग्रुप बना है फंक्शनल ग्रुप ये CONH, दिस इज कॉल्ड अमाइड। दिस इज कॉल्ड अमाइड लिंकेज, इसी को बोलते हैं अमाइड लिंकेज। ठीक है, अमाइड लिंकेज है या फिर ये कह सकते हो पेप्टाइड बॉन्ड कह सकते हो CONH। याद रखना भाई इस बात को हमेशा, या तो ये CONH2 हो या ये CONH हो, CONH हो, ठीक है, या फिर ये CON हो। ठीक है, इन तीनों को क्या बोलते हैं, अमाइड बोलते हैं और ये बहुत जल्दी सामने आने वाली है बात जब चैप्टर अमाइन शुरू होगा। ठीक है, तो ये अमाइड लिंकेज होगी, इसके बारे में शॉर्ट नोट अब हम क्या लिखेंगे भाई, शॉर्ट नोट इसके बारे में बनता है कि अगर अमाइड लिंकेज में क्या protein are polymer of alpha amino acid and may be connected to each other by amide linkage CONH bracket में form with COH, COOH and NH2 group by the loss of water. This is called amide linkage। यानी पूरा का पूरा एक जो शॉर्ट नोट है वो आपको इसमें देना है। ठीक है, अब और आगे अगर हम चलें तो क्लासिफिकेशन करते 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 एक और क्लासिफिकेशन हमारे सामने आई है जिसे कहते हैं प्रोटीन की क्लासिफिकेशन। और ये 4 तरह से क्लासिफाई होती है प्रोटीन की क्लासिफिकेशन। ये देखो ये प्रोटीन है, कैन बी क्लासिफाई इनटू 4 टाइप। नंबर 1 प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। नंबर 2 सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नंबर 3 टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और नंबर 4 क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ये 4 तरह से ये प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को अब हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये है पहला टाइप प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और होती क्या है, ये बिल्कुल थ्रेड जैसे मान लो ये आपके क्या हैं, ये आपके हैं प्रोटीन 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर ये प्रोटीन इससे लिंक है पेप्टाइड बॉन्ड से, ये इससे लिंक है, ये इससे लिंक है, ये इससे लिंक है, ये इससे लिंक है, ये इससे लिंक है। तो एक थ्रेड आपका बना धागे की तरह सिंगल, इसे बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। होता क्या है डेफिनेशन, द सीक्वेंस in which various amino acid are arranged in a protein is called primary structure of protein। तो ये आपके जो रेड कलर में है ये आपके क्या है, डबल ए। डबल ए का मतलब एमिनो एसिड। और ये जो ब्लैक में है ये क्या है आपका, ये है आपका अमाइड लिंकेज। ठीक है ना, अमाइड लिंकेज, ठीक है, या पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एक थ्रेड की तरह होता है, धागे की तरह। और अगर हम आगे देखें सेकेंडरी स्ट्रक्चर को, तो ये देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ से इसकी बात होती है सेकेंडरी, आज का लास्ट है ये, फिर हम अगली क्लास से करेंगे इसको। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है भाई, इसमें जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर, इसमें हेलिक्स बनते हैं। ये देखो वहाँ थ्रेड था, यहाँ ये इस तरीके से हेलिक्स हैं। ठीक है, धागे। अब इमेजिन करो अंडा, अंडे के अंदर क्या होता है, प्रोटीन, अंडे के अंदर प्रोटीन है। ठीक है, और उसके अंदर भी ये हेलिक्स होते हैं, प्रोटीन है। तो इमेजिन करो, ठीक है। और जैसे अंडे को आप उबाल देते हो, जैसे अंडे को आप फ्राई पैन में डाल देते हो फोड़ के, तो आपने देखा है उसका जो पूरा नेचर है, फिजिकल आप अपीयरेंस भी देखोगे तो बिल्कुल चेंज हो जाती है। क्यों होती है वो, क्योंकि
ये जो थ्रेड है जो बिल्कुल लिपटा हुआ है ये खुल जाता है, ये इस तरीके से खुल जाता है ये, ठीक है। और वो अंडा थोड़ा थोड़ा टाइट होना शुरू हो जाता है उबलने के बाद। तो नेचर है वो बदल गया अंडे का, इसको डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन भी बोलते हैं। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। और सेकेंड स्ट्रक्चर प्रोटीन जो है वो किस तरीके से होता है, हेलिक्स की फॉर्म में होता है, ठीक है, इस तरीके से। अब हम इसको इसके बारे में लिखेंगे क्या, इट रेफर टू स्टेज इन विच ए लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेंज इज फोल्डेड। अब जो वो चेंज इन लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड वो क्या होगी, फोल्ड होगी। पहले एक ही चेन थी, अब वही चेन क्या होगी, फोल्डेड। ये देखो ये जो चेन थी, थ्रेड था, ये धागा था, ये फोल्ड हो गया, फोल्डेड, ठीक है। दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट टाइप, इसको दो अलग अलग टाइप में आप डिवाइड कर सकते हो। नंबर वन अल्फा हेलिक्स, एक होता है अल्फा हेलिक्स, हेलिक्स, और दूसरा होता है बीटा प्लीटेड शीट, बीटा प्लीटेड शीट। स्ट्रक्चर में ही दो तरीके से डिवाइड है। अच्छा ये अल्फा हेलिक्स क्या होता है भाई, यहाँ ये जो अल्फा हेलिक्स है ये इसके और इसके बीच के बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं हम, ये होता है आपका अल्फा हेलिक्स। अच्छा बीटा प्लेटेड शीट क्या होता है, बड़ा सिंपल, ये यहाँ से यहाँ तक के बॉन्ड को डिस्क्राइब करता है, यहाँ से यहाँ तक के एक फोल्ड को डिस्क्राइब करता है, इसको क्या बोलते हैं, बी हो गया आपका बीटा प्लीटेड शीट, ठीक है। अब अल्फा हेलिक्स के बारे में क्या लिखेंगे, दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट ड्यू टू रेगुलर कोइलिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन स्टेबलाइज बाई पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और ये किस किस में देखने को मिलता है, ये हमें अल्फा हेलिक्स जो है ये हमें देखने को मिलता है जैसे वूल और नेल, नाखून जो होते हैं नेल्स, और जो ऊन होता है, जैसे जो शिप होती है उसके जो शरीर के जो बाल होते हैं उसे ऊन बनाते हैं, तो वूल में भी ये आता है और नेल्स में भी आता है, ठीक है। बीटा प्लीटेड शीट जो है हमें कहाँ देखने को मिलेगा, इन दिस स्ट्रक्चर ऑल पॉलीपेप्टाइड चेन आर स्ट्रेच्ड नियर इन इन मैक्सिमम एक्सटेंशन से स्ट्रेच हो गया, अरेंज साइड बाय साइड बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें भी था इसमें भी था। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, ये हो गया आपका सिल्क और प्रोटीन, सिल्क प्रोटीन, सिल्क अलग है, प्रोलीन ये अलग है, ठीक है। तो दो एग्जाम्पल है, सिल्क याद कर लेना और वूल याद कर लेना, ये बेस्ट रहेंगे आपके लिए। तो यहाँ तक हमारा ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है वो खत्म हुआ। हमने जो सीखा वो ये कि पॉलीपेप्टाइड जो चेन है वो 10 से ज़्यादा एमिनो एसिड से मिलकर बनती है। पूरा प्रोटीन की डेफिनेशन है वो 100 एमिनो एसिड से ज़्यादा, मोर देन 100 एमिनो एसिड, ठीक है। तो यहाँ तक का तो ये होता है ख़त्म, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में आपने थोड़ा सा जाना है कल की क्लास में, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे और ख़त्म ही हो जाएगा ये अगली क्लास में, तो प्रोटीन पूरा का पूरा। आपने देखा होगा अंडे को जब फोड़ते हैं या बॉईल करते हैं, इसे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है। आप जब मिल्क यानी दूध को जमाते हो उसमें थोड़ा सा कर्ड डाल के, दही डाल के, तो उसमें भी आप देखोगे कि नेचर चेंज हो जाता है पूरे मिल्क का, वो मिल्क का नेचर चेंज होने को ही कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क और coagulation of egg on boiling, these are two best example of denaturation of protein। तो उम्मीद है यहाँ तक की क्लास इंटरेस्टिंग भी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।